नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मालवा रियासत की राजमाता अहिल्याबाई होलकर की कहानी का 5वां एपिसोड। पिछले एपिसोड में आपने सुना महाराजा मल्हार राव देहांत से पहले मालवा रियासत की बागडोर अहिल्याबाई के हाथों में सौंप देते हैं, जबकि अपने दत्तक पुत्र तुकोजी राव को पूरे मालवा प्रदेश का सेनापति नियुक्त कर देते हैं। मालवा का कार्यभार संभालते ही राजमाता अहिल्याबाई मालवा क्षेत्र को 3 भागों में बांट देती हैं। सेनापति तुकोजी राव को अहिल्याबाई का यह निर्णय नासमझी से भरा लगता है। इसी बारे में बात करने के लिए तुकोजी राव अहिल्याबाई के सामने पहुंचते हैं। अब आगे। सेनापति तुकोजी राव कुछ देर तक यही सोचते रहे कि अहिल्याबाई का मालवा प्रदेश को 3 भागों में बांटने का निर्णय तर्कसंगत नहीं है, और शायद अहिल्याबाई भी इस बात को स्वीकार करते हुए अपना निर्णय वापस ले लेंगी। लेकिन अहिल्याबाई ने जो फैसला किया था वो सोच समझकर ही किया था। कुछ देर की चुप्पी के बाद अहिल्याबाई ने सेनापति तुकोजी राव से प्रश्न किया, तुकोजी राव, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। हमारे अधिकार क्षेत्र मालवा में कुल कितने गांव और शहर होंगे? अहिल्याबाई का सवाल सुनकर तुकोजी राव कुछ देर तक सोचने लगे और सोचने के बाद बोले, छोटे बड़े गांव और शहर मिला दिए जाए तो काफी संख्या होगी राजमाता। अहिल्याबाई ने कहा, तुकोजी राव, हम जानते हैं कि इस सवाल का सटीक जवाब ना तो आपके पास है ना ही हमारे पास, इसीलिए हमने मालवा को 3 भागों में बांटने का निर्णय लिया है। तुकोजी राव अब भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर अहिल्याबाई के दिमाग में चल क्या रहा है। अपनी इसी दुविधा को दूर करने के लिए तुकोजी राव ने अहिल्याबाई से दूसरा सवाल किया, लेकिन राजमाता, इससे राज्य का क्या फायदा होगा? अहिल्याबाई ने मुस्कुराते हुए तुकोजी राव से कहा, राज्य का फायदा होगा या नहीं होगा ये तो हम नहीं जानते तुकोजी राव, लेकिन इससे राज्य की प्रजा का बहुत फायदा होगा। दरअसल राजमाता अहिल्याबाई होलकर की मालवा को 3 भागों में बांटने की मंशा बिल्कुल साफ थी। मालवा की गद्दी पर बैठते ही अहिल्याबाई ने महसूस किया कि दूर दूर तक फैली मालवा क्षेत्र की सीमा की जनता हमेशा राज्य की तरफ से मिलने वाले लाभ और योजनाओं का लाभ उठा नहीं पाती। 3 भागों में बंट जाने के बाद हर क्षेत्र का अपना एक कार्यालय होगा, जिससे दूर बसे क्षेत्र के लोग आसानी से अपने नजदीकी कार्यालय तक पहुंचकर राज्य की तरफ से मिलने वाले लाभ का फायदा उठा सकेंगे। अहिल्याबाई की सोच और दूरदर्शिता देखकर सेनापति तुकोजी राव ने माना कि अहिल्याबाई का यह निर्णय बिल्कुल सही और राज्य की प्रजा के हित में है। राजमाता अहिल्याबाई ने न सिर्फ मालवा के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाया, बल्कि मालवा की प्रजा के हित में जो भी कार्य किए उसे आज भी याद किया जाता है। वैसे तो अहिल्याबाई के नेतृत्व में मालवा क्षेत्र में पूरी तरह से शांति स्थापित हो चुकी थी, लेकिन मालवा के पड़ोसी राज्य के राजाओं और पेशवाओं की नजर मालवा प्रदेश पर तब से थी जब से अहिल्याबाई ने मालवा की बागडोर को न सिर्फ अपने हाथों में लिया था, बल्कि अहिल्याबाई ने बड़ी ही कुशलता से राज्य का कारभार संभाला था। लेकिन पुरुष प्रधान समाज के राजा महाराजाओं को ये बात खटक रही थी कि इतने बड़े मालवा को एक स्त्री कैसे चला सकती है। साथ ही मालवा रियासत का शाही खजाना उस दौर में लबालब भरा हुआ था। मालवा रियासत पर बुरी नजर रखने वाले राजाओं में सबसे ऊपर थे सातारा रियासत के पेशवा रघुनाथ राव। रघुनाथ राव के बारे में उस दौर में यह भी कहा जाता था कि जिस किसी रियासत पर रघुनाथ राव पेशवा की नजर पड़ती वो उसे हासिल करके ही दम लेते थे। रघुनाथ राव को राघोबा के नाम से भी जाना जाता था। इतिहासकारों के मुताबिक रघुनाथ राव ने सातारा की रियासत छल और कपट से हासिल की थी। सातारा की गद्दी हासिल करने के लिए रघुनाथ राव ने अपनी पत्नी आनंदीबाई के साथ मिलकर अपने ही सगे भतीजे नारायण राव की हत्या करवा दी थी, और नारायण राव की हत्या के बाद रघुनाथ राव स्वघोषित सातारा रियासत के पेशवा बन बैठे थे, और अब रघुनाथ राव की नजर मालवा रियासत पर थी।
एक तरफ पूरा मराठा साम्राज्य स्वराज्य आंदोलन में अपना अपना योगदान दे रहा था, तो दूसरी तरफ पेशवा रघुनाथ राव मालवा रियासत पर आक्रमण करने की तैयारियां कर रहे थे। रघुनाथ राव के इस कृत्य की खबर जब राजमाता अहिल्याबाई तक पहुंची, तो अहिल्याबाई ने बिना किसी घबराहट और डर के रघुनाथ राव का सामना करने का मन बना लिया और मालवा रियासत की सेना को तैयार रहने का आदेश दिया। पेशवा रघुनाथ राव को लगा कि महाराजा मल्हार राव की मृत्यु के बाद मालवा बेहद ही कमजोर और बिना नेतृत्व के बिखर गया होगा, लेकिन रघुनाथ राव गलतफहमी का शिकार थे। अहिल्याबाई के मालवा रियासत के बागडोर संभालते ही मालवा न सिर्फ सशक्त बना था, बल्कि मालवा की जनता भी राजमाता अहिल्याबाई को देवी की तरह पूजने लगी थी। आखिरकार अहिल्याबाई के भरे दरबार में एक गुप्तचर एक संदेश लेकर पहुंचा और उसने अपना संदेश सुनाते हुए कहा, मालवा रियासत की राजमाता अहिल्याबाई को मेरा प्रणाम। राजमाता, संदेश ये है कि रघुनाथ राव की विशाल सेना मालवा से अब मात्र कुछ कोस की दूरी पर डेरा डालकर बैठी हुई है और लगता है कि 1 या 2 दिन में वो हम पर आक्रमण करेंगे। गुप्तचर का संदेश सुनकर सभा में बैठे सभी मंत्रीगण इस बात के इंतजार में थे कि अब राजमाता अहिल्याबाई का क्या उत्तर होगा। कुछ देर की खामोशी के बाद अहिल्याबाई ने अपने नियंत्रित शब्दों से सभी मंत्रियों को संबोधित करते हुए कहा, अगर रघुनाथ राव को लगता है कि वो मालवा पर आक्रमण कर हमसे हमारा राज्य छीन सकते हैं, तो हमें ना सिर्फ उनकी इस गलतफहमी को तोड़ना होगा, बल्कि मालवा रियासत की आन बान और शान के खातिर रघुनाथ राव के इस घिनौने कृत्य के लिए उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी देना होगा। राज्यसभा में सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ देर सोचने के बाद अहिल्याबाई ने अपने सेनापति तुकोजी राव की तरफ देखकर कहा, तुकोजी राव, रघुनाथ राव को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उन्होंने मालवा पर आक्रमण करने की जरूरत करके क्या गलत किया है। युद्ध की तैयारी कीजिए तुकोजी राव, इस युद्ध में हम खुद भी एक सैनिक की तरह शामिल होंगे। अहिल्याबाई के युद्ध में शामिल होने की बात से मंत्रिमंडल के सभी मंत्री असमंजस में थे। कोई कुछ कहे या अहिल्याबाई को समझाए, अहिल्याबाई अपना फैसला सुनाकर वहां से जा चुकी थी। दोस्तों, कहानी में अब आगे क्या होगा? क्या सचमुच राजमाता अहिल्याबाई रघुनाथ राव के सामने युद्ध लड़ेंगी? रघुनाथ राव और मालवा के सैनिकों के बीच अगर युद्ध होता है तो उसका परिणाम क्या होगा? क्या मालवा के सैनिक रघुनाथ राव के सैनिकों से टकराने में सक्षम थे? ये सब जानने के लिए आप बने रहिए मेरे यानी स्टोरी वाला के साथ और इंतजार कीजिए मालवा रियासत की महारानी राजमाता अहिल्याबाई होलकर की कहानी के अगले एपिसोड का। तब तक के लिए मुझे यानी स्टोरी वाला को दीजिए इजाजत और साथ ही अपने इस चैनल स्टोरी वाला को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जय हिंद।